हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। और आज हम कक्षा 12 के चैप्टर 8 की आखिरी लास्ट वीडियो करेंगे। इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इस चैप्टर में हमारा लास्ट का टॉपिक है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम आम बोलचाल की भाषा की बात करें तो आम बोलचाल में, आम बोली में पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि कोई भी बेरोजगार ना हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से शून्य बेरोजगारी, यानी कि कोई बेरोजगार है ही नहीं। लेकिन अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार का अर्थ शून्य बेरोजगारी नहीं होता। यानी कि कोई भी बेरोजगार नहीं है, ऐसा नहीं है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति है तब भी कुछ मात्रा में बेरोजगारी हो सकती है। तो फिर पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार का अर्थ होता है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर श्रम की मांग कितनी है, श्रम की मांग कितनी है और श्रम की पूर्ति कितनी है। श्रम की पूर्ति अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो अर्थशास्त्र में हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब श्रम की मांग क्या है, श्रम की पूर्ति क्या है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। श्रम यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि काम करने वाले मजदूर। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं वो क्या है? हमारा श्रम है। तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर काम करने वाले कितने हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी? पूर्ति। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर कितने लोग हैं, कितने जो काम करना चाहते हैं, तो वो उस अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति है। तो जितने भी लोग काम करने के लिए तैयार हैं, काम करना चाहते हैं, अगर उनके बराबर ही उनकी मांग है, यानी कि जितने लोगों को काम जो देने वाले हैं वो उतने ही लोगों की मांग कर रहे हैं जितने की उस अर्थव्यवस्था के अंदर लोग काम करना चाहते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था जहां श्रम की पूर्ति श्रम की मांग के बराबर होगी या दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, वो स्थिति अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में जितने लोग काम करना चाहते हैं उतने ही लोगों को काम मिल जाता है, उतनी ही उनकी डिमांड है, तो वो हो गई हमारी पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो पूर्ण रोजगार की परिभाषा में हम यही लिखेंगे कि जब श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर होती है, या जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को काम मिल जाता है। जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को काम मिल जाता है, वो स्थिति क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण रोजगार की स्थिति। जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाएगा, यानी कि जो काम नहीं करना चाहते उनकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे। तो एक तरह से मैं क्या कह सकती हूँ कि पूर्ण रोजगार की स्थिति ऐसी स्थिति नहीं है जब शून्य बेरोजगारी हो, यानी कि कोई भी बेरोजगार ना हो। यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ये तो पूरी परिभाषा श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर हो। दूसरी बात, पूर्ण रोजगार के अंदर भी बेरोजगारी पाई जा सकती है। कौन कौन सी? पहली बेरोजगारी होती है संरचनात्मक, या हम इसे संघर्षात्मक कहेंगे। पहले संघर्षात्मक बेरोजगारी, संघर्षात्मक बेरोजगारी। और दूसरी बेरोजगारी है हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी। अब ये दोनों प्रकार की बेरोजगारियां कौन सी बेरोजगारियां हैं? ये दोनों ऐसी बेरोजगारी हैं जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी पाई जा सकती है। संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या है? संघर्षात्मक बेरोजगारी हमारी वो बेरोजगारी कहलाएगी जो कौन सी बेरोजगारी होती है? जो एक गतिशील अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ समय के लिए हो सकता है कच्चे माल की कमी के कारण, हो सकता है बिजली की कमी के कारण, या हो सकता है किसी अन्य जो काम का जो हमारा बदलना है। भाई समय समय पर आप देखते हैं कि जो आजकल जो प्राइवेट काम जो होते हैं कि भाई हम एक जगह पर काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम दूसरी जगह भी अप्लाई कर देते हैं कि भाई अगर हमें कोई और अच्छा काम मिल जाता है तो हम वहां पर काम ले लें। तो इस समय के बीच में मान लिया हमने काम छोड़ दिया और दूसरा काम मिलने में हमें कुछ टाइम लग जाता है, तो कुछ समय के लिए हम बेरोजगार हो जाते हैं। तो उस तरह की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो संघर्षात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी हुई जो कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद वापस हमें रोजगार मिल जाता है, तो कुछ समय किसी कारणवश हमें वो जो है हम बेरोजगार है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे? संघर्षात्मक बेरोजगारी कहेंगे। दूसरी बेरोजगारी कौन सी है? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी बेरोजगारी होगी? जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आने के कारण, जो इसके अंदर ही नाम है संरचना में परिवर्तन आने के कारण जो बेरोजगारी आई, वो संरचनात्मक।
संघर्षात्मक कि भाई हमने एक काम छोड़ा है, दूसरा काम मिलने में कुछ समय लग जाए, या कोई एकदम से कोई ऐसी स्थिति बन जाए भाई किसी चीज की कमी के कारण, जैसे कोई भी हो सकता है कि भाई कच्चे माल की कमी है या किसी साधनों की कमी है, उस वजह से कुछ समय के लिए हम बेरोजगार हैं, तो वो हमारी संघर्षात्मक। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आ गया, लंबे समय के अंदर दीर्घकाल में काफी ऐसे परिवर्तन, काफी ऐसे संरचनात्मक चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी हो सकती है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लिया अगर हम बात करें आज से 20 साल पहले की बात, तो उस समय कंप्यूटर का, टेलीफोन्स का, मोबाइल्स का इतना प्रचलन नहीं था। तो अब इन चीजों का बहुत ज्यादा, कंप्यूटर का, आईटी का बहुत ज्यादा इसका महत्व हो गया है। तो वो लोग, जिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, जिन लोगों को आईटी की कोई नॉलेज नहीं है, तो वो लोग अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आने के कारण कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। जब वो काम सीख लेते हैं तो उनको फिर से रोजगार मिल जाता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी हुई? जो अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आने के कारण हुई। कुछ अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसे परिवर्तन आते हैं जो लंबे टाइम से तकनीक में परिवर्तन आने के कारण, जैसे अब कंप्यूटर की बात, तकनीकी परिवर्तन ही है। हमें कंप्यूटर आ जाता है, हम कंप्यूटर सीख लेते हैं तो हम रोजगार हमें फिर से मिल जाएगा। और अगर किसी रोजगार के अंदर ये कंडीशन है कि कंप्यूटर आना चाहिए, तो कंप्यूटर ना आने के कारण हम वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी, जो दीर्घकालीन ह्रास या दीर्घकालीन जो संरचना में परिवर्तन आए हैं अर्थव्यवस्था में, उनके कारण कुछ समय के लिए जो बेरोजगारी होगी वो हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। इसके अलावा दो बेरोजगारियां और भी हैं। एक को कहते हैं हम ऐच्छिक और दूसरी को कहते हैं हम अनैच्छिक। तो ये तो आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक बेरोजगारी यानी कि हम अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। ऐच्छिक, अपनी इच्छा से हमें काम मिल रहा है, जो भी वर्तमान में मजदूरी दरें हैं उन दरों के ऊपर हमें काम मिल रहा है, लेकिन हम काम करना नहीं चाहते, तो उसे कहेंगे हम ऐच्छिक बेरोजगारी। जैसे मान लिया कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है और उसे कोई कम पढ़े लिखे वाला कोई रोजगार मिल जाता है, तो वो जानबूझकर उस रोजगार को नहीं करेगा, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। लेकिन अनैच्छिक बेरोजगारी कौन सी होती है? वो बेरोजगारी जिसके अंदर हम काम करना चाहते हैं, जो भी वर्तमान में जो भी प्रचलित दर है उस दर के ऊपर हमें काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन हमें काम ही ना मिले, तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। तो जो पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है उसके अंदर इस अनैच्छिक बेरोजगारी ये जो होती है ये नहीं पाई जाती। जो काम प्रचलित दरों पर काम करने के लिए तैयार है, इच्छुक है, उन सबको काम मिल जाता है, यानी कि श्रम की पूर्ति श्रम की मांग के उस सब बराबर होती है, तो वो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी जो संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी है, ये बेरोजगारियां पाई जा सकती हैं, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति शून्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं है। इसके अलावा हमने और दो बेरोजगारियों के बारे में पढ़ा, और लास्ट में इस चैप्टर में आती है दो और चीजें जो है हमारी नियोजित बचत और नियोजित ही निवेश। नियोजित बचत और नियोजित निवेश क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों को इनकी डेफिनेशन याद करनी है। नियोजित का मतलब होता है प्लान, जिसकी हमने पहले से प्लान कर रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से इच्छित, या इसके लिए एक और शब्द आता है वांछित। इच्छित और वांछित का अर्थ है कि जिसे हम चाहते हैं। नियोजित, तो नियोजित बचत वो बचत हुई जिससे हम करना चाहते हैं। कोई बचत का एक ऐसा लेवल होता है कि हम इतनी बचत करना चाहते हैं जो हमारी इच्छित है, तो वो हमारी जिस बचत को हम करना चाहेंगे, चाहते हैं, जिस बचत के करने की हमारी इच्छा है, वो क्या कहलाई? नियोजित बचत। ऐसे ही वो निवेश जिसे हम करना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम इतना निवेश करें, तो निवेश की वो मात्रा क्या कहलाएगी? नियोजित निवेश। तो नियोजित यानी कि इच्छित, यानी कि वांछित, यानी कि जितना हम चाहते हैं। तो नियोजित बचत वो बचत हुई जिस बचत को हम करना चाहते हैं, बचत की वो मात्रा जिसे हम करना चाहते हैं, जिसे करने की हम इच्छा रखते हैं। ठीक वैसे ही नियोजित निवेश वो निवेश निवेश की जिस मात्रा को हम निवेशित करना चाहते हैं, जिसकी हमारी इच्छा है। लेकिन जो दूसरी चीज है वास्तविक, एक और है वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश। ये क्या है? इसके भी हमें डेफिनेशन ही याद करनी है। वास्तविक का अर्थ है एक तो इच्छित जो हम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक इससे अलग हो सकता है। जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं वो पूरा का पूरा हो जाए। तो
नियोजित बचत वो बचत हुई जिस बचत को हम करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक बचत वो बचत हुई जो वास्तव में होती है। ऐसे ही नियोजित निवेश वो निवेश की वो मात्रा जिसे हम करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में होता कितना है वो अलग चीज है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। नियोजित तो हमारी करने की इच्छा है, हम जिसे करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उतना हो पाए। लेकिन वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश जो होता है वो होता है जो वास्तव में होता है। तो जो वास्तव में होता है, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते क्योंकि हमारी बचत करने की इच्छा और निवेश करने की इच्छा जरूरी नहीं कि वो जितनी हमारी इच्छा है उतनी ही वो हो। तो नियोजित और का अर्थ हुआ जो हम करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक का अर्थ जो वास्तव में होता है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हमने अपने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, बारी बारी से छोटी छोटी वीडियो बना के हमने किया। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इसी वीडियो के साथ हमने अपने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है। कल नई वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।